हाँ भाई, क्या टॉपिक चल रहा था आपका? विषय विज्ञान कक्षा 8 पाठ 5 चल रहा था, बल तथा दाब। यही तो था पाठ, बल तथा दाब, यही तो था भाई। इसमें आपका बल तथा दाब में उत्प्लावन बल चल रहा था। उत्प्लावन बल की परिभाषा चल रही थी, ठीक है। उत्प्लावन बल परिभाषा लिख लीजिएगा। हमने बताया था किसी वस्तु को पानी या दर में डुबोने पर वो वस्तु अपने आयतन के बराबर दर विस्थापित करती है। मान लीजिए ये डस्टर है, अगर हम इसको पानी में डुबोए तो क्या करेगा, ये जितना इसका आयतन है उस आयतन के बराबर ये दर को विस्थापित करती है, यानी कि हटाती है। अगर आप एक पूर्ण भरे हुए बर्तन में जो पानी से पूरा भरा हुआ है उसमें ये डस्टर डाले तो जितना इसका आयतन है डालने से उतना पानी बर्तन से बाहर निकल जाएगा। आप इसको करके देख सकते हैं। कोई भी वस्तु लीजिएगा और उसे पानी के भरे हुए पूर्ण बर्तन में डालिएगा तो जितना जो वस्तु आप डाल रहे हैं उसके आयतन के बराबर पानी बाहर निकल जाता है। इसी को हम, ठीक है, तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। और उन्होंने बताया कि जब हम किसी वस्तु को पानी में डालते हैं तो वो वस्तु ऊपर की ओर एक बल महसूस करती है जिसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं। आप कोई वस्तु, ईंट, पत्थर, कोई भी पानी में डालिए और उसको ऊपर उठाइए तो आप उस वस्तु के भार से हल्का महसूस करते हैं। किस वजह से? क्योंकि पानी ऊपर की ओर वस्तु पर एक बल लगाता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। और ये जो बल लगता है वो वस्तु के भार की दिशा के विपरीत लगता है। वस्तु का भार नीचे की तरफ को जा रहा है लेकिन पानी ऊपर की ओर बल लगाता है जिसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं। कभी आपने अगर कुएं से पानी की बाल्टी भरी हुई खींची हो तो महसूस होता है जब बाल्टी पानी के अंदर होती है, कुएं के पानी के अंदर होती है तो वो हल्की महसूस होती है। जैसे ही पानी से बाहर कुएं में के निर्वात स्थान में आती है, उस स्थान में आते हैं जहाँ पे पानी नहीं है तो वहां पर बाल्टी हमें भारी प्रतीत होती है। किस कारण से? क्योंकि जल के अंदर बाल्टी पर एक उत्प्लावन बल लगता है जिस कारण से हमें बाल्टी हल्की प्रतीत होती है। तो किसी वस्तु को किसी दर में डुबाने पर उसके भार में कमी प्रतीत होती है। किसी भी वस्तु को आप पानी में डुबाएंगे तो उसके भार में कमी महसूस होती है। अब आप क्या करना है, क्रियाकलाप करके देखिए। लोहे के हुक लगे हुए बेलन को स्प्रिंग तुला से लटकाकर वायु में भार नोट करें। क्या करना है, आपको एक स्प्रिंग लेना है और एक लोहे का गुटका उस पर टांग दीजिए और उसका भार नोट कर लीजिए। अब क्या करना, कांच की एक टोटीदार बर्तन ले, कांच का एक टोटीदार बर्तन ले लें और इस टोटी के इस तल तक जल भर लें। क्या करना, जल भर लेना है बर्तन में। अब क्या करना है आपको, उस बर्तन में ये स्प्रिंग लटकाना है, ठीक है। ये आपने कोई स्प्रिंग लिया, हुक के साथ स्प्रिंग ले लिया, स्प्रिंग पर कोई आप एक भार लटका दीजिए, ठीक है।
इस तरीके से इसका वजन नोट कर लीजिए जब ये स्क्रीन पर लटका है। इसके बाद आप इसे किसी पानी वाले बर्तन में डालिए, पानी का भरा हो, और अब इसका भार नोट करिए। तो इसके भार में हमें कुछ कमी महसूस होती है। ये कमी किस वजह से होती है? उत्प्लावन बल के कारण। जब आप दोनों भार नोट करेंगे तो उसमें दूसरे भार में कुछ ना कुछ कमी अवश्य आएगी, जो कमी हमें उत्प्लावन बल के कारण आती है। जब कोई वस्तु किसी दर में पूर्णतः आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी आती है। भार में यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए दर के बराबर होती है। वस्तु के भार में जो कमी होती है, वस्तु के भार में कमी, वस्तु के भार में कमी किसके बराबर? उस वस्तु द्वारा हटाए गए दर के भार के बराबर होती है। यानी उस वस्तु द्वारा हटाए गए दर के भार के बराबर। जब हम कोई वस्तु दर में डुबाते हैं तो जितना पानी वो हटाती है, दर हटाती है, उस दर के भार के बराबर उस वस्तु के भार में हमें कमी महसूस होती है। ठीक है। और यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ठीक है। इसे ही आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है। उत्प्लावन बल का पता लगा। कोई भी वस्तु दर में डालने पर ऊपर की ओर एक बल अनुभव करती है, तो या जल द्वारा किसी वस्तु पर जो बल लगता है उसे उत्प्लावन बल कहते हैं। और आर्किमिडीज का सिद्धांत भी आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज एक वैज्ञानिक हुए। उन्होंने बताया कि जब कोई वस्तु किसी दर में पूर्णतः आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी महसूस होती है, और यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए दर के भार के बराबर होती है। इसको आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। कोई वस्तु पानी में डुबाने पर क्या है आर्किमिडीज का सिद्धांत? जब किसी वस्तु को जल में डुबाते हैं, जल की जगह दर करें आप, दर कोई भी दर हो, दर में डुबाते हैं तो उसके भार में कुछ कमी, जब किसी वस्तु को किसी दर में डुबाते हैं तो उसके भार में कमी आती है। क्या होता है? किसी दर में डुबाने पर वस्तु के भार में कमी आती है, और यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए दर के भार के बराबर होती है।
जब किसी वस्तु को इस टर्म में डुबाते हैं तो उसके भार में कुछ कमी आती है, और यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। इसमें फिर एक और क्रियाकलाप दिया आपकी बुक में, धातु की एक कटोरी ले, कटोरी के भार के बराबर उसी धातु का टुकड़ा लें। एक कटोरी ले लें और उसी कटोरी के वजन का एक उसी धातु का टुकड़ा लें। तो कटोरी तथा धातु के टुकड़े को पानी से भरे बर्तन में बारी बारी से डालें। क्या होता है, धातु का टुकड़ा डूब जाता है, जबकि धातु कटोरी नहीं डूबती। जैसे आप बात करते हैं लोहे से बना जहाज नहीं डूबता, लेकिन लोहे से बनी कील पानी में डूब जाती है। लोहे से बना इतना बड़ा जहाज नहीं डूबता, लेकिन लोहे से बनी एक छोटी सी कील पानी में डूब जाती है। ठीक है, तो उत्प्लावन बल जो होता है वो क्षेत्र उस जल के भार के बराबर होता है। यानी कि धातु का टुकड़ा जो जल विस्थापित करता है, उस पर लगा उत्प्लावन बल भी उस जल के बराबर होता है। और जब आप उत्प्लावन बल धातु के टुकड़े के वजन से कम होता है तो टुकड़ा डूब जाता है, लेकिन कटोरी जो पानी हटाती है, विस्थापित करती है, उसका वजन कटोरी के वजन से ज्यादा होता है, उस पर लगने वाले उत्प्लावन बल से ज्यादा होता है, इसलिए कटोरी तैरती है, डूबती नहीं है। अतः वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उसकी आकृति और आकार पर निर्भर करता है। क्या कहा, वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उसकी आकृति कैसी है, आकृति एवं आकार पर भी निर्भर करता है। जैसे ठीक है, कितना उत्प्लावन बल किसी वस्तु पर लगेगा, ये उसकी आकृति और आकार पर भी निर्भर करता है। जैसे आप पलवन यानी तैरना किस प्रकार से तैरेगी, कोई वस्तु दर में वस्तुएं तैरती है और डूबती है, क्यों? किसी वस्तु का भार हवा में बराबर कितना, मान लो किसी वस्तु का हवा में भार W है, ठीक, W है। पानी में उस वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल भी क्या होगा, W। पानी में जो उस पर उत्प्लावन बल लगेगा वो भी W1 होगा, ठीक है। W1 मान लीजिए, ये हवा में भार है, ये उत्प्लावन बल है, उत्प्लावन बल, ठीक है। हवा में भार किसी वस्तु का W, और तो उस पर जल में लगने वाला जो बल होगा वो उत्प्लावन बल होगा। तो वस्तु का परिणामी भार जो होगा, वस्तु का परिणामी जो, ठीक है, परिणामी भार क्या होगा, W में से W1 घटाइए तो वो W माइनस W1, हवा के भार में से उत्प्लावन बल का भार घटा दीजिए, ठीक है।
तो यदि क्या होगा, यदि W यानी हवा का में भार जो है वो अधिक है W1 से, तो वस्तु डूब जाएगी। ठीक है, लेकिन यानी यदि W1 कम है, W कम है W1 से, तो वस्तु तैरती है। ठीक है, नहीं डूबेगी। अगर किसी वस्तु का हवा में जो भार है उस पर लगने वाले उत्प्लावन बल का मान उसके भार से कम है तो वस्तु डूब जाती है, और अगर उसके भार से ज्यादा है तो वस्तु तैरती है। यही तैरने का सिद्धांत है, प्लवन का सिद्धांत है। वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर या इससे कम होने पर वस्तु तैरती है। क्या कहा, वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर या इससे कम होने पर वस्तु का भार, वस्तु का जो भार है उत्प्लावन बल के बराबर या कम होने पर वस्तु तैरती है। ये प्लवन का सिद्धांत है, तैरने का सिद्धांत है। चूंकि वस्तु पर कार्यरत उत्प्लवन बल बराबर वस्तु द्वारा विस्थापित दर का भार होता है, इसलिए जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए दर के भार के बराबर होती है तो वस्तु दर की सतह पर डूबी हुई तैरती है। इसे प्लवन का सिद्धांत कहते हैं, दर की सतह पर तैरती है। ठीक है, जिन वस्तुओं का घनत्व दर के घनत्व से अधिक होता है ऐसी वस्तुएं दर में डूब जाती है। जिनका घनत्व दर के घनत्व से ज्यादा होता है, जिन वस्तुओं का घनत्व जो है दर के घनत्व से ज्यादा होगा तो वो वस्तुएं दर में डूब जाएगी, और जिनका घनत्व दर के बराबर होगा वो पूर्णतः डूबी हुई तैरती है। ठीक है, यदि वस्तु का घनत्व दर के घनत्व से कम है तो वो पूरी तरीके आंशिक रूप से डूबी हुई तैरती है। ठीक है भाई, अब आपका ये पाठ हो गया, कल पूरा हो जाएगा। ठीक है।